तो ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको पार्ट 5 करते हैं, अध्याय 3 जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी की बात यहाँ पर आपको करते हैं। तो फिर आपको देखिए अध्याय वायुमंडल एटमॉस्फेयर आपको होता है। फिर आपको वायुमंडल एवं वायुदाब एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। वायुमंडल से देखिए वायुमंडल में पवन संचार एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात है आपको यहाँ पर है। वायुमंडल में पवन संचार एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। वायुदाब का क्षैतिज वितरण वायुदाब का क्षैतिज वितरण हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। देखिए यहाँ पर वायुमंडल का त्रिकोशीय देशांतरीय संचार ट्राइसेलुलर मेरीडायोनल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में आर्द्रता देखिए मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखिए जीटी त्रिवाथा जलवायु वर्गीकरण जीटी त्रिवाथा का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आपके यहाँ पर है। इसमें देखिए वायुमंडल एटमॉस्फेयर को आपको देखिए पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की मोटाई लगभग 480 किलोमीटर और 300 मील मानी जाती है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें पृथ्वी के अंदर से निकली है। इन्हीं गैसों के सारे धरती पर जीवन संभव हुआ है। वायुमंडल में बहुत सी गैसों का मिश्रण है। ये सभी गैसें एक दूसरे में इस प्रकार मिश्रित वायुमंडल एक ही गैस का बना हुआ प्रतीत होता है। हमारे वायुमंडल का आधुनिक देखिए हमारे वायुमंडल का आधुनिक स्वरूप क्रेमियन युग में कैम्ब्रियन पीरियड युग विकसित हुआ था। इस प्रकार आज के वायुमंडल की उत्पत्ति लगभग 60 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। आज का वायुमंडल एक क्रमिक विकास से गुजर कर बना है। इसमें बहुत सी गैसें ज्वालामुखियों गर्म पानी के स्रोत जीवमंडल तथा मानव प्रक्रियाओं का कारण मिश्रित हुई है। देखिए वायुमंडल की संरचना देखिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात देखिए वायुमंडल की मुख्य गैसों तथा उनका अनुपात फिगर 3.1 में दिखाया गया है। देखिए वायु की एक सूक्ष्म राशि में 78.084% नाइट्रोजन N2 जिसको आपको 20.946% ऑक्सीजन O2 0.934% अगेन A और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 था। आगे अन्य गैसों में नियोन NEO नियोन हीलियम मीथेन हाइड्रोजन तथा जलवायु सम्मिलित है। देखिए संरचना के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सममंडल देखिए जिसको होमोस्फीयर बोलते हैं और दूसरा होता है विषममंडल हेट्रोस्फीयर बोलते हैं। तो सममंडल क्या है देखिए होमोस्फीयर क्या होता है कि सममंडल की ऊंचाई सागर तल से 80 किलोमीटर 50 मील मानी जाती है। तथापि गैसों की सघनता ऊंचाई की और जाते हुए कम होती जाती है और फिर भी विभिन्न गैसों के मिश्रण में समानता पाई जाती है। देखिए केवल ओजोन गैस में ही एक अपवाद है जो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर आपको होता है। फिर आपके फिगर आपको दिया गया देखिए भौतिक और रासायनिक में आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है। देखिए यहाँ भौतिक और रासायनिक आपको फिगर दिया गया है। इसमें आपको 1 मिनट इसमें देखिए जो आपको कहा गया कि ये जो समताप मंडल की एक में इसमें जो आपको कहा गया उसको आपको देखिए सममंडल में देखिए होमोस्फीयर में देखिए सममंडल की ऊंचाई आपको सागर तल से 80 किलोमीटर या 50 में मानी जाती है। यद्यपि गैसों की सघनता ऊंचाई की ओर से जाते हुए कम होती जाती है। फिर भी विभिन्न गैसों के मिश्रण में समानता पाई जाती है। केवल ओजोन गैस ही एक अपवाद है जो समताप मंडल जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में 19 से 50 किलोमीटर के बीच सीमित है। 19 से 50 किलोमीटर के बीच आपको सीमित है। दूसरे वाष्प की मात्रा सममंडल के निचले भाग में तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। सममंडल को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। दूसरा आपको समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तीसरा आपको मध्य मंडल जिसको हम मेसोस्फीयर बोलते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं इससे पहले का जो फिगर जो मीटा आपको है इसमें आपको कुछ फिगर दिया हुआ था जिसमें भौतिक और रासायनिक आपको जो है भौतिक और रासायनिक जो आपको है उसका आपको फिगर दिया गया। तो भौतिक आपको देखिए यहाँ पर वायुमंडल में जो आपको भौतिक होता है वो आपको गंधहीन है रंगहीन है स्वादहीन है आकारहीन है और पांचवा देखिए पूर्णतः मिला हुआ है। तो आपको भौतिक स्वरूप हम देते हैं जो आपको वायुमंडल है वो आपको गंधहीन है रंगहीन है स्वादहीन है और आकारहीन है और पूर्णतः मिला हुआ है। फिर आपको रासायनिक आपको देखिए तो आपको गैस जो नाइट्रोजन है
N2 वो 78.084% है। और ऑक्सीजन O2 जो है वो जो आपको 20 पॉइंट देखिए कितना 20.9476% है। आर्गन जो है यार जो वो 0.934% है। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो आपको है वो 0.0314% है। और नियोन Ne जो है वो 0.0018% है। हीलियम जो है वो 0.0005 है। और मीथेन CH4 जो है 0.0002 है। और क्रिप्टॉन जो कि R जो है वो 0.0011 है। फिर हाइड्रोजन H2 जो है जो 0.4405 है। उसका कैसिनन जो आपको 5087 है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको ट्रेस गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन आपको इसमें जो आपको है एक स्टेबल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न एटमॉस्फेयर परसेंटेज कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के आधार पर देखा जाए तो नाइट्रोजन आपको 78.08% हो गया। फिर सबसे अधिक हो गया। उसके बाद आपके यहाँ पे ये सब हो गया। अब यहाँ पर हम छः मंडल की बात आपको करते हैं जो आपको छः मंडल में हमको कहा गया। देखिए यहाँ पर छः मंडल ट्रोपोस्फीयर की बात आपको कर देते। देखिए छः मंडल ट्रोपोस्फीयर जो आपके यहाँ पर है। देखिए सागर स्तर पृथ्वी धरातल के से लेकर क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज तक छः मंडल। देखिए छः मंडल की ऊपरी सीमा -57 डिग्री सेल्सियस तापमान भी मानी जाती है। देखिए विषुवत रेखा पर छः मंडल ऊंचाई 19 किलोमीटर था, ध्रुव पर 8 किलोमीटर था, जबकि 45 डिग्री पर इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। देखिए वायुमंडल की कुल वायु राशि मासेज का 90% भाग छः मंडल में पाया जाता है। अधिकतर वाष्प देखिए यहाँ पर अधिकतर वाष्प तथा प्रदूषण भी छः मंडल में पाया जाता है। इस मंडल की ऊंचाई में आपको ऋतु एवं धातु तापमान के साथ परिवर्तन होता रहता है। पवन का चलना, बादल, वर्षा, हिमपात आदि इस मंडल तक सीमित है। इस मंडल में तापमान का ह्रास 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की तरह से होता है। इस मंडल में तापमान के इस मंडल में तापमान की इस ह्रास को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। देखिए समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। देखिए वायुमंडल की दूसरी परत को समताप मंडल कहते हैं। यह मंडल आपको छः मंडल के ऊपर फैला है। देखिए समताप मंडल के निचले भाग का तापमान -57 डिग्री सेल्सियस तथा 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। देखिए जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें को सोख लेती है। इस प्रकार धरातल के जीवों पर खराब प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। मध्य मंडल मेसोस्फीयर देखिए यहाँ पर इस मंडल के विस्तार को 50 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा मेसोपॉज कहते हैं। वायुमंडल का यह सबसे ठंडा मंडल है। देखिए जिसका औसत तापमान आपको -90 डिग्री सेल्सियस रहता है। यद्यपि इस तापमान आपको -20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो सकता है। फिर आपको यहाँ देखिए विषम मंडल के बाद हेट्रोस्फीयर की बात करते हैं। देखिए आपको विषम मंडल हेट्रोस्फीयर देखिए वायुमंडल के इस भाग में गैसों का पूर्ण मिश्रण नहीं है। इसकी ऊंचाई आपको 80 किलोमीटर तक मानी जाती है। देखिए वायुमंडल में सौर कांस्टेंट इसी ऊंचाई पर मापा जाता है। इस ऊंचाई 480 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल लगभग कैकुम की परिस्थिति पाई जाती है, जिसको वायु अंतरिक्ष आउटर स्पेस कहा जाता है। देखिए जब इस हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती है। इस मंडल को आपको तापमंडल थर्मोस्फीयर तथा आयनोस्फीयर भी कहते हैं। देखिए तापमंडल थर्मोस्फीयर देखिए 80 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमंडल फैला हुआ है। इस मंडल में तापमान अधिक रहता है, परंतु गैसों का घनत्व बहुत कम है। इसकी देखिए यहाँ पर क्या इसकी गैसों का अणु मोलिकुल्स का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इतना ही तापमान होने के बावजूद यह मंडल गर्म नहीं है, क्योंकि इस मंडल में गैस के अणु मोलिकुल्स की संघनता बहुत ही कम है। देखिए पृथ्वी धरातल के निकट गैसों के अणु मोलिकुल्स की संघनता बहुत अधिक होती है। आयनोस्फीयर देखिए यहाँ पर इस मंडल का देखिए यहाँ पर इस मंडल का तापमान आपको थर्मोस्फीयर का एक ही देखिए यह मंडल आपको तापमान थर्मोस्फीयर का ही एक भाग है। इस मंडल में ऐसे परमाणु एटम्स पाए जाते हैं जो सूर्य की किरणों से सक्रिय हो जाते हैं। इसके सक्रिय परमाणु को आयन कहते हैं। इस मंडल में अल्ट्रो तथा सक्रिय परमाणु का प्रभाव होता रहता है। तापमान के ऊपर स्वचालित ऑक्सीजन पाई जाती है। देखिए सौर उष्मांक देखिए यहाँ पर सौर कांस्टेंट देखिए यहाँ पर पृथ्वी द्वारा अवशोषित इंटरसेप्टेड सौर विकिरण को सूर्य ताप इंसोलेशन कहा जाता है। सौर ताप की जो मात्रा वायुमंडल की 22,480 किलोमीटर की पर पहुंचती है वह सौर उष्मांक सोलर कांस्टेंट कहलाती है। और देखिए सौर उष्मांक का औसत मूल्य 1,968 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर
प्रति मिनट होता है। 1 करोड़ ऊष्मा 1 ग्राम जल को 15 डिग्री सेल्सियस पर तापमान को 1 डिग्री तापमान वृद्धि होती है। तापमान को 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। केवल ऊर्जा की वो मात्रा होती है जिसकी आवश्यकता 1 ग्राम जल के तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर को 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर उठाने की होती है। इस प्रकार सौर स्थिरांक पृथ्वी वातावरण की ऊपरी सीमा में पृथ्वी के तल से 480 किलोमीटर या 300 मील ऊपर पर उपलब्ध ऊर्जा की मूलभूत मात्रा है कि जब यह वातावरण से होकर गुजरती है तो कई प्रक्रिया विकिरण को कम कर देती है। सौर उष्मा को वायुमंडल से गुजरता है तो कुछ उष्मा का ह्रास हो जाता है। जिन प्रक्रियाओं से उष्मा का ह्रास होता है उनमें परावर्तन, रिफ्लेक्शन, छिद्राना, स्कैटरिंग, शोषण, एब्जॉर्प्शन तथा विकिरण रिफ्लेक्शन मुख्य है। फिर देखिए आपको परावर्तन रिफ्लेक्शन की बात देखिए। पृथ्वी धरातल एवं वायुमंडल से बहुत सी उष्मा परावर्तन रिफ्लेक्शन के कारण कमजोर पड़ जाती है। परावर्तन को एल्बिडो भी कहते हैं। देखिए एल्बिडो को प्रतिशत में दर्शाया जाता है। देखिए बादलों का एल्बिडो 40% 90% होता है। देखिए अवशोषण एब्जॉर्प्शन भी हम देखिए इस प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन भी हम देखिए इस प्रक्रिया तो आपको सौर प्रकाश उष्मा में बदल जाता है। उदाहरण के आपको जब सूर्य का प्रकाश किसी दीवार पर पड़ता है तो दीवार गर्म हो जाती है। इसी प्रक्रिया से प्रकाश की उष्मा में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया से प्रकाश उष्मा में बदल जाती है। जब यह वातावरण से होकर गुजरती है तो प्रति क्षेत्र अवशोषण किरण पुंज को कम कर देती है। देखिए प्रसारण या संचार देखिए आपको ट्रांसमिशन देखिए जब वो वातावरण से होकर गुजरती है तो प्रति क्षेत्र अवशोषण किरण पुंज को कम कर देती है। प्रकीर्णन स्कैटरिंग देखिए वायुमंडल से भरी गैसों के कणों से टकरा कर छितरा जाती है। देखिए जिससे कुछ उष्मा ह्रास जिससे कुछ उष्मा का ह्रास हो जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि विश्व के स्थानीय पवने देखिए आपको विश्व के स्थानीय पवने जो आपके यहाँ पर है नाम है हवा की प्रकृति है। फिर आपको देखिए चिनुक हवा के गर्म सूखी पवन जिसको चिनुक बोलते हैं वो आपको रॉकी पर्वत से आती है। रॉकी पर्वत से आपको आती है। मध्य स्थान आपके यहाँ पर देखिए राजस्थान रॉकी पर्वत में आपको है। देखिए आल्पस में आपको गर्म सूक्ष्म पवन जिसको फाइन बोलते हैं। मिस्र में आपको गर्म सूक्ष्म पवन खमसीन बोलते हैं। सहारा से भूमध्य सागर तक जो पवन है उसको गर्म नम पवन को सिराको बोलते हैं। फिर सहारा से लाइब्रेशन प्रायद्वीप तक गर्म नम पवन को सलानो बोलते हैं। पश्चिम अफ्रीका के गर्म सूक्ष्म पवन को हरमटान बोलते हैं। हाँ फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या कि उसके बाद आपको देखिए आपको क्या हंगरी से उत्तरी इटली के ठंडी शुष्क पवन को बोरा बोलते हैं। आल्पस और फ्रांस के ठंडी पवन को मिस्टर बोलते हैं। एंडीज पर्वत के पश्चिम की ओर ठंडी शुष्क पवन को पुना बोलते हैं। टुंड्रा क्षेत्र के ठंडी पवन को ब्लिजट बोलते हैं। रूस के ठंडी पवन को पुर्गा बोलते हैं। पश्चिम के ठंडी पवन को लेवेंटर बोलते हैं। न्यूजीलैंड के ठंडी पवन को न्यूजीलैंड के गर्म पवन को नॉर्वेस्टर बोलते हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया के गर्म पवन को सांताना बोलते हैं। मध्य एशिया गर्म धूल भरी पवन को काराबूहन बोलते हैं। फिर कैनरी द्वीप समूह के पार सहारा धूल भरी सूक्ष्म पवन को कालिमा बोलते हैं। हवाई प्रत्य मानसून में आपको मानसून में आपको नन पवन है। देखिए हवाई पर्वत में जो आपको मानसून नन पवन उसको एलिफेंटा बोलते हैं। मालाबार में गर्म शुष्क पवन को गिबली बोलते हैं। और उत्तर भारत में सतलुज गंगा के मैदान में गर्म शुष्क पवन को लू बोलते हैं। फिर आपको आगे हम जो है देखिए भोर की लाली था संध्या लाली। देखिए भोर की लाली था संध्या लाली जिसको बोलते हैं डाउन। देखिए डाउन एंड टू लाइट जो है उसको देखिए। फिर देखिए आपके यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश भोर की लाइट संध्या लाइट में देखिए डाउन एंड टू लाइट देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आपको भोर के समय विकिरण के कारण पूर्व की दिशा में आकाश लाल रंग का दिखाई देता है। यह भोर अथवा सुबह की लाली कहलाती है। इसी प्रकार शाम के समय पश्चिम की दिशा में आकाश का लाल रंग दिखाई देता है क्यों जिसको संध्या लाली कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हुए संध्या लाली तथा भोर की लाली का समय बढ़ता जाता है। देखिए विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें प्राय लंबवत पड़ती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में संध्या लाली का समय 30 मिनट से लेकर 50 मिनट तक होता है। देखिए जबकि 40 डिग्री तथा उच्च 60 डिग्री पर संध्या लाली का समय पर क्रमशः 1 तथा 2 घंटे का होता है। देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको 7 हफ्ते संध्या का धुंधलका और 7 हफ्ते भोर की लाली रहती है। देखिए इन क्षेत्रों में शीत ऋतु में 2.5 महीने की रात और ग्रीष्म काल में 2.5 महीने का दिन होता है। देखिए यहाँ पर तापमान के निश्चित गुणक की बात है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान आपको लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है परंतु स्थानीय औसत तापमान में भारी भिन्नता पाई जाती है। मानचित्रों पर देखिए आपको मानचित्रों पर तापमान क्षैतिज वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं के द्वारा दिखाई पड़ता है। क्षैतिज तापमान के वितरण पर देखिए क्षैतिज तापमान के वितरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पर आपको अक्षांश लैटिट्यूड की बात करते हैं। किसी स्थान के अक्षांश से स्थित स्थानीय स्थिति के
किसी स्थान के अक्षांश से स्थित का सूर्यताप की प्राप्ति पर एक गहरा प्रभाव डालता है। दूसरे शब्दों में विश्व देखिए, प्रदेशों में आपको ऊंचा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान नीचे रहता है। देखिए ऊंचाई एल्टीट्यूड, देखिए क्षोभमंडल को देखिए, क्षोभमंडल ऊंचाई की ओर जाते हुए तापमान में 6 से 4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से कमी होती जाती है। इसलिए किसी भी अक्षांश से अक्षांश पर सागरीय स्तर सी लेवल पर तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट स्थित देखिए लिब्रेविली गैबोन सागर स्तर से केवल 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ का औसत तापमान आपको 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि क्यूटो इक्वाडोर जो विश्व रेखा के निकट 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वह का वार्षिक औसत तापमान को 13 डिग्री सेल्सियस रहता है। देखिए मेघ आवरण, जिसको क्लाउड कवर बोलते हैं। तापक्रम के वितरण पर बादलों का प्रभाव भी भारी पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार किसी भी समय आकाश का 50% भाग हमेशा बादलों से ढका रहता है। देखिए समय यदि दिन के समय बादल हो तो तापमान कम रहता है, परंतु यदि रात के समय बादल हो तो रात का तापमान बढ़ जाता है। यही कारण है कि विश्व रेखा पर जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सबसे ऊंचे तापमान रिकॉर्ड नहीं होते हैं। इसके विपरीत कर्क रेखा पर हर एक महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित हर एक महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित मरुस्थलों में जहां बादल कम रहते हैं, विश्व के सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए लीबिया में अल अजीजिया तक, कैलिफोर्निया में डेथ वैली एवं राजस्थान में गंगानगर तथा जोधपुर उच्च तापमान दर्ज किया जाता है। देखिए समुद्र महासागर थे, देखिए समुद्र महासागर से दूर, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन या ओशन, देखिए समुद्र या महासागरों के संबंध में किसी स्थान की अवस्थिति भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। वास्तव में को समान अक्षांश पर भूमि एवं समुद्र का विभेदकारी तापमान होता है। देखिए समुद्र का जल अपनी ऊष्मा को नीचे की ओर बढ़ा सकता है, यह वाष्पीकरण और महासागर की धाराएं आपको देखिए आपको सतह तापमान को कम कर सकती है। देखिए लेकिन भूमि अपारदर्शी होती है, और भूमि पर सूर्य की किरणें केवल 1 मीटर तक की गहराई तक पैठ सकती है, जबकि पानी समुद्रों महासागरों में काफ़ी गहरे पैठ सकती है। देखिए यहाँ पे एक ही अक्षांश पर अवस्थित दो स्थानों, एक समुद्र तट के साथ एवं दूसरी तट से दूर भीतरी क्षेत्र पर दो भिन्न तापमान दर्ज होंगे। उदाहरण के आपको मुंबई एवं आदिलाबाद आंध्र प्रदेश लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, लेकिन समुद्री तट एवं वित्तीय भूमि के विभेदकारी तापमान के कारण उनके माध्य वार्षिक तापमान के दिन की परिवर्तन सीमा में स्पष्ट अंतर है। मुंबई के तापमान की वार्षिक परिवर्तन सीमा केवल 6 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आदिलाबाद की लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। ग्रीष्म ऋतु एवं जाड़े में चरम तापमान का एक विशिष्ट उदाहरण ताशकंद नगर द्वारा दिया जाता है। देखिए ताशकंद जुलाई का माद अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जनवरी माद न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है। तापमानों में अधिकतम परिवर्तन ताशकंद के विस्तृत भूभाग महाद्वीपीय का परिणाम है। वास्तव में आपको ताशकंद सारे क्षेत्रों से काफ़ी अधिक दूरी पर स्थित है, और यह ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है जो महासागरीय हवाओं के राह में मौजूद है। देखिए राम आपको मजबूत बाधाओं का निर्माण करते। देखिए पवन विंड की बात, देखिए तापमान के क्षेत्रीय वितरण पर पवन के वेग तथा दिशा का भी प्रभाव पड़ता है। सागर से आने वाले पवन तापमान को कम करने में सहायक होती है, जबकि थल की उष्मा भागों से आने वाली पवन तापमान में वृद्धि करती है। देखिए धातु की प्रकृति तथा ढाल, देखिए आपको टोपोग्राफी एंड स्लोप की बात करते हैं। देखिए तापमान का वितरण प्राकृतिक भूगोल संबंधी विशेषताओं से भी प्रभावित होता है। सूर्य के सामने पड़ने वाली भूमि के ढलान को हवा की दिशा में पड़ने वाले ढलान की तुलना में अधिक सूर्य विकिरण तापमान प्राप्त होता है। देखिए उदाहरण के आपको हिमालय के दक्षिणवर्ती ढलानों पर उत्तरवर्ती ढलानों की तुलना में अधिक तापमान दर्ज किया उत्तरवर्ती उत्तरवर्ती ढलान के ऊपर बर्फ हो सकती है, जबकि इसी अक्षांश पर आपको दक्षिणवर्ती ढलान अनावृत हो सकता है। उत्तरी ढलान को कम सघन विकिरण प्राप्त होता है, और चूंकि सूर्य आसमान में नीचे हो जाता है, यह दक्षिणवर्ती ढलान के पास लंबे समय तक छाया में रहेगा। देखिए दक्षिणी गोलार्ध के मामले में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। पहाड़ियों पर तटीय हवा के रुख वाले ढलान का सामुदायिक प्रभाव निचले ढलान की तुलना में आरोही हवा के कारण अपेक्षाकृत कम तापमान होता है। यही वजह है कि मुंबई और पुणे के तापमान में काफी अंतर है। ढलान के पहलू कई प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के आपको पहाड़ों पर स्थायी बर्फ एवं हिम की ऊंचाई में एक ढलान से दूसरे ढलान की तुलना में अंतर होता है। देखिए जैसे कि पेड़ों की पंक्ति में आपको होता है, इस प्रकार बर्फ एवं पाले की गहराई उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं वाले ढलान में अलग होती है। ये घटनाएं तापमान को प्रभावित करती है। देखिए भौगोलिक स्थिति भी कुछ निचली भूमियों की जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
महाद्वीपीय देखिए यहाँ पे क्या, देखिए महाद्वीपीय वहाँ पर पहाड़ी श्रृंखला जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, बढ़ती है का प्रभाव उनकी तुलना में बहुत अलग होता है। देखिए जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है, हिमालय की उपस्थिति साइबेरिया की ठंडी हवा को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। देखिए हिमालय दक्षिण ढलान के साथ भारी वर्षा उस बाधा का परिणाम है जो यह भारत के ग्रीष्म ऋतु के मानसून की हवाओं की राह में सृजित करती है। देखिए आपको महासागरीय जलधाराएं, देखिए ओशन करंट्स हम देखिए महासागरों में बहते पानी को जलधारा कहते हैं, जबकि जलधारा गर्म पानी को ठंडे प्रदेशों की ओर तथा ठंडे जल को गर्म प्रदेशों की ओर ले जाती है। देखिए इस प्रकार जल के तापमान का प्रभाव निकटवर्ती प्रदेशों पर पड़ता है। खाड़ी की धारा गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी 60 डिग्री उत्तर में स्थित नॉर्वे के बंदरगाहों को शीतकाल में खुले रखने में सहायक रहता है। लेकिन जबकि लेब्राडोर ठंडे पानी लेब्राडोर करंट की एक जलधारा कनाडा के 50 डिग्री उत्तर तक बंदरगाहों को शीतकाल में जमा देती है और जल परिवहन का कार्य और जहाजों का आना जाना बंद हो जाता है। फिर देखिए तापमान का जो क्षैतिज वितरण देखिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, देखिए तापमान के क्षैतिज वितरण को तापमान के क्षैतिज वितरण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पृथ्वी के तल पर तापमान का क्षैतिज वितरण एक समान नहीं है। तापमान का क्षैतिज या क्षेत्रीय वितरण कई भौतिक कारकों जैसे कि अक्षांश, दूसरा आपको उनतास या ऊंचाई या आपको बादल, देखिए आपको बादल आच्छादन, देखिए चौथा आपको समुद्र से दूरी, पांचवा आपको हवा, छठा भूमि की ढाल एवं सातवां समुद्र की धाराओं द्वारा नियंत्रित होता है। आमतौर पर विश्वत रेखा ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। विश्वत रेखा से ध्रुव की ओर देखिए विश्वत रेखा से ध्रुव की तरफ तापमान में कमी की दर को तापमान ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। चूंकि अस्त्राकृति क्षेत्र को सर्वाधिक सूर्य तापमान प्राप्त होता है, इस क्षेत्र में तापमान पूरे वर्ष उच्च बना रहता है। क्या बढ़ा विश्वत रेखा के क्षेत्र में बादलों की उपस्थिति आपको आतपन की दर को बाधित करती है। इसके परिणामस्वरूप विश्वत रेखा के निकट सर्वाधिक तापमान दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के सटे पश्चिमी हिस्सों में वर्ष के अधिकांश समय आसमान साफ नजर आता है। देखिए जनवरी में तापमान के टेम्परेचर इन जनवरी, देखिए आपको विश्व में जनवरी का तापमान वितरण, विश्व में आपको जनवरी का तापमान वितरण में दिखाया गया है। जनवरी के महीने में सूर्य की किरणें लंबवत मकर रेखा पड़ती है। इसलिए आपको दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तापमान रिकॉर्ड किया तथा तापीय विश्वत रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध से तापीय विश्वत रेखा दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। देखिए इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और बहुत से नीचे तापमान दर्ज किए जाते हैं। इस महीने में वर्कोयांक से साइबेरिया का तापमान गिरकर -68 डिग्री सेल्सियस तक नीचा होता है। देखिए जुलाई में आपको तापमान वितरण टेम्परेचर इन जुलाई, देखिए जुलाई के महीने का तापमान वितरण आपको फिगर 3.6 में दिखाया गया। जुलाई के महीने में सूर्य की किरणें लंबवत कर्क आपके यहाँ पे देखिए क्या लंबवत कर्क रेखा पड़ती है, जिसके फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। उत्तरी गोलार्ध को उष्ण मरुस्थलों में दिन का तापमान आपको 59 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। विश्व में सबसे ऊंचा तापमान अल अजीज या लीबिया में 13 सितंबर 1922 को 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो इस मौसम सागर स्तर पर सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस फाल्स की खाई में रिकॉर्ड किया गया था। फिर देखिए आपको वार्षिक तापांतर आपके यहाँ पर देखिए वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, देखिए जुलाई तक जनवरी के औसत तापमान का अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक तापांतर साइबेरिया में पाया जाता है, जहाँ वार्षिक तापांतर लगभग 64 डिग्री सेल्सियस है। देखिए हडसन की खाड़ी के पश्चिम में कनाडा वार्षिक तापमांतर 60 डिग्री सेल्सियस है। इसके विपरीत आपको दक्षिण गोलार्ध में वार्षिक तापमांतर तुलनात्मक रूप से कम रहता है, जिसका मुख्य कारण दक्षिणी गोलार्ध में जल का क्षेत्रफल आपको कम होना है। देखिए यहाँ पर दैनिक तापमांतर, देखिए आपको दैनिक तापमांतर डायूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर के किसी दिन के सबसे अधिक एवं सबसे कम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। किसी भी स्थान पर सबसे अधिक तापमान दिन के दोपहर के बाद रिकॉर्ड किया जाता है तथा सबसे कम तापमान आधी रात के पश्चात रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक दैनिक तापमान उष्ण मरुस्थल में पाया जाता है। देखिए सहारा मरुस्थल में स्थित है। देखिए यहाँ पर सहारा मरुस्थल में स्थित अल अजीजिया लीबिया में सितंबर 1922 को दिन का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस तक रहा तथा रात का सबसे कम तापमान आपको 0 डिग्री से रिकॉर्ड किया गया था। देखिए तापमान की विलोमता, देखिए आपको इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, देखिए सामान्यतः वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हुए तापमान में ह्रास होता है। देखिए जिसकी दर आपको 6 से 4 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए इसके विपरीत यदि वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हुए तापमान में वृद्धि होने लगे तो उसे तापमान की विलोमता का, देखिए तापमान की विलोमता धरातल के निकट हो सकती है तथा वायुमंडल ऊपरी भाग में भी। अब धरातल के निकट की तापमान विलोमता देखिए ग्राउंड सरफेस इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, देखिए
मानव समाज पर सबसे अधिक प्रभाव धातु के निकट की तापमान विषमता का पड़ता है। देखिए वायुमंडल ऊपरी भाग की तापमान विषमता देखिए, यदि वायुमंडल के ऊपरी भाग में तापमान अधिक और उसके नीचे नीचे कम तापमान हो तो उसको ऊपरी वायुमंडल में तापमान की विषमता कहते हैं। देखिए धरातल तापमान, देखिए धरातल तापमान विषमता के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ देखिए, धरातल आपको तापमान की विषमता के लिए निम्न भौगोलिक परिस्थितियाँ की आवश्यकता होती है। फिर आपको आगे इमेज आपके यहाँ पर है। देखिए सर्दी के मौसम की लंबी रात, दूसरा आपको स्वच्छ आकाश में आपको बादल ना हो, तीसरा आपको देखिए वायुमंडल आपको सापेक्षिक आर्द्रता कम हो, वायुमंडल शांत हो या हल्की हवा चल रही हो। पाँचवां देखिए धरातल पर बर्फ जमी हुई। देखिए ऊपरी भाग की विषमता देखिए आपको इनर्सन देखिए, इस प्रकार की विषमता उस समय उत्पन्न होती है जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और उसका स्थान ठंडी हवा ले, या देखिए या ऊपर से नीचे की ओर उतरती वायु से नीचे वायु भार में वृद्धि हो जाए। फिर देखिए वाताग देखिए आपको वाताग विषमता देखिए आपको फ्रंटियर इन्वर्सन यहाँ देखिए, इसको चक्रवर्ती विषमता भी कहते हैं। इस प्रकार की तापमान विषमता शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होती है। शीतोष्ण चक्रवर्ती पेटी में गर्म वायु नीचे की ओर तथा ठंडी वायु ऊपर की ओर बहती है। गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तथा उसका स्थान ठंडी पवन ले लेती है। इस प्रकार वाताग तापमान विषमता उत्पन्न हो जाती है। ये तापमान की देखिए, तापमान की विषमता का समाज पर प्रभाव देखिए, तापमान की विषमता का समाज पर निम्न प्रभाव पड़ता है। देखिए आपको पहले देखिए कोहरे का पड़ना, देखिए तापमान विषमता उत्पन्न होने पर घना कोहरा पड़ता है। देखिए वास्तव धरातल के निकट बादल से उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप धरातल के निकट कोहरे के कारण पारदर्शिता बहुत कम हो जाती है। ऐसे मौसम सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। देखिए दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि देखिए आपको सड़कों पर रेलमार्गों तथा सागरों में दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। हवाई जहाजों को उड़ानों में देर होती है, रेलगाड़ियाँ विलंब से चलती है। फसलों को हानि देखिए आपको, तापमान की विषमता पर प्रायः कोहरा पड़ता है। कोहरे से रबी की फसलों पर खराब प्रभाव पड़ता है। गेहूँ चने सरसों तिलहन गन्ने और सब्जियों की फसलों पर खराब प्रभाव पड़ता है। देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सेब संतरे अंगूर आदि की फसलें खराब हो जाती है। देखिए मानव अधिवासों पर प्रभाव, देखिए जिन क्षेत्रों को तापमान की विषमता होती है वहाँ पर मानव अधिवास 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। देखिए सागर से लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर विषमता की संभावना आपको कम होती है। देखिए तापमान की विषमता तथा वायुमंडल की स्थिरता, देखिए तापमान की विषमता से वायुमंडल में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या, इस प्रकार वायुमंडल स्थिरता उत्पन्न हो जाती है और वर्षा की संभावना कम हो जाती है। देखिए वायुमंडल यहाँ पर क्या, वायुमंडल वायुदाब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए, वायुमंडल एक गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए सभी गैसों में वजन होता है। इससे देखिए आप इस कारण धरातल पर अपने भार द्वारा दबाव डालती है। देखिए धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की समस्त परतों के पड़ने वाले दाब को ही वायुदाब कहा जाता है। सागर तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। सागर स्तर पर 1 वर्ग इंच क्षेत्र पर 14.7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दाब होता है। देखिए सागर स्तर पर मानक वायुदाब 13.25 मिलीबार होता है। देखिए सागर स्तर से ऊपर जाते हुए वायुदाब में तेजी से कमी होती जाती है। 5 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुदाब घटकर 50% रह जाता है। फिर देखिए देखिए वहाँ उच्च ऊंचाई के रोग देखिए यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस देखिए, 3 प्रकार के देखिए, 3 प्रकार उच्च ऊंचाई के रोग है। देखिए प्राकृतिक एक्यूट मार्गेंटर सिकनेस देखिए, यह सबको हल्का रूप देखिए, यह सबसे हल्का रूप है और यह बहुत ही समान है यह बहुत ही समान है कि इसमें आपको हैंगओवर के लक्षण होते हैं, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द मिचली। फिर देखिए हाई एक्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा देखिए, फेफड़ों में आपको तरल पदार्थ का एक निर्माण है जो बहुत खतरनाक हो, यहाँ तक कि जीवन के लिए खतरा हो सकता है। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा देखिए, यह ऊंचाई की सब बीमारी का सबसे गंभीर रूप है और यह तब होता है जब मस्तिष्क में द्रव होता है। यह जीवन के लिए भी खतरा है। देखिए वायुदाब का ढलान देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट देखिए, वायुमंडल में वायुदाब सब स्थानों पर समान नहीं रहता, इसलिए अधिक वायुदाब की ओर ढलान उत्पन्न हो जाता है। वायुदाब के ढलान के कारण ढलान के कारण ही पवन चलती है। यदि वायुदाब रेखाएं पास हो तो तीव्र ढलान होता है और यदि संभार रेखाएं दूर हो तो वायुदाब का ढलान मंद हो जाती है। फिर आपको वायुमंडल संचार, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बोलते हैं, विभिन्न स्थानों पर वायुदाब भिन्न होता है। पवन अधिक वायुदाब से कम वायुदाब को चलती है। वायुदाब की प्रवणता ढलान भी जितनी अधिक होती है पवन का वेग उतना ही अधिक होता है। देखिए पवन की दिशा में वायुदाब प्रवणता पर निर्भर करती है। फिर आपको देखिए क्या वायुमंडल को पवन संचार वेग एवं दिशा इत्यादि निम्न कारणों से प्रभावित होता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ देखिए, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी स्थानों पर समान होती है और वायुमंडल के नीचे की परतों में वायुदाब अधिक होता है। और जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं
वैसे वायु वायु भार कम होता जाता है। देखिए वायु दाब की प्रवणता, देखिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, देखिए इस बल के कारण पवन अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर चलती है। देखिए यहाँ पर क्या कोरियोलिस अथवा विक्षेप बल, देखिए यहाँ पर जी कोरियोलिस और डिफ्लेक्शन फोर्स, देखिए धरातल पर चलने में पवन की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी में घूमने की गति द्वारा निर्धारित होती है। यदि पृथ्वी में अक्षय गति नहीं होती तो हवा समदाब रेखाओं की समकोण की दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए परंतु पृथ्वी अक्षय गति कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप डिफ्लेक्शन हो जाता है। देखिए इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल डिफ्लेक्शन फोर्स कहते हैं। देखिए इस बल को आपको कोरियोलिस बल कोलियस फोर्स भी कहते हैं। इस विक्षेप बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं दाहिनी और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और मूर्ति नजर आती है। अभी आपको आगे यहाँ देखिए इसमें देखिए फेयर का सिद्धांत, देखिए फेयर्स लॉ यहाँ देखिए इस सिद्धांत के अनुसार आपको जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो यदि उसी दिशा में आपको मुख करके खड़े हो जाए तो हवा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में आपको बाईं और मुड़ जाती है। भूमध्य रेखा पर हवाओं की दिशा पर पृथ्वी की अक्षय गति का प्रभाव नाममात्र का होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर बायज बेलेट ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जिस दिशा में हवा चल रही है यदि उस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कम वायुदाब बाईं ओर तथा अधिक वायुदाब दाहिनी ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में कम वायुदाब दाहिनी ओर तथा अधिक वायुदाब बाईं हाथ की ओर होगा। जैसे फिगर 3 पैराग्राफ दिखाया गया है। आप देखिए घर्षण बल जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। देखिए जब हवा सतहों से होकर गुजरती है तो घर्षण बल हवा के प्रवाहों का अवरुद्ध करता है। सतह से ऊपर की ऊंचाई के साथ इसमें कमी आने लगती है। सतह घर्षण का प्रभाव लगभग 500 मीटर ऊंचाई तक विस्तारित होता है। देखिए और सतह की घर्षण आपको वायु की गति दिन एवं वर्ष का समय तथा वातावरण की स्थिति के अनुरूप परिवर्तित होती है। देखिए आपको विषम सतह अधिक घर्षण पैदा कर विषम सतह आपको अधिक पैदा करता है। ये सभी चार बल बहती हवा तथा पानी पर परिचालित होते हैं और वैश्विक हवाओं के संचलन पैटर्न को प्रभावित करते हैं। पवन की दिशा जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड बोलते हैं। देखिए पवन जिस दिशा से आती है उसका नाम आपको उसी दिशा के आधार पर रखा जाता है। अर्थात यदि पवन पश्चिम की ओर आती है तो उसे पश्चिमी हवा कहते हैं और यदि पूर्व की ओर से आती है तो पूर्वी हवा कहलाती है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए आपको देखिए भूत देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें आपको यहाँ पर आगे इसमें आकर क्या देखिए भू विक्षेपी पवन अर्थात दीर्घ पवन, देखिए आपको जियोस्ट्रोफिक विंड्स और रोसवी विंड वेव्स। देखिए पवन समय आपको वायु भार रेखाओं के समांतर चलती है। देखिए वायुमंडल ऊपरी भार में वायु भार बल तथा कैरियोलिस बल के बराबर होता है कि इसी प्रकार विक्षेप बल तथा वायु दाब प्रवणता बल से प्रभावित वायु दाब प्रवणता बल से प्रभावित पवनें वायु भार रेखाओं के समांतर चलती है। ऐसी पवनें धरातल से 600 मीटर ऊंचाई पर चलती है। संक्षिप्त में पवनें देखिए यहाँ पर संक्षिप्त में आपको पवनें क्षोभमंडल ऊपरी भाग में आपको घर्षण बल से प्रभावित नहीं होती है। देखिए वायुदाब का देखिए आपको वायुदाब का क्षैतिज वितरण, देखिए वायुदाब का आपको क्षैतिज वितरण देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। देखिए यहाँ पर क्या विश्व वायुदाब वितरण में भारी विविधता पाई जाती है। विश्व में देखिए क्या विश्व में आपको क्या देखिए विश्व वायुदाब की 7 पेटियाँ उत्पत्ति के आधार पर वायुदाब की पेटियों को 2 वर्गों में आपको विभाजित किया जा सकता है। देखिए पहला कम वायुदाब की पेटियाँ तथा दूसरा आपको अधिक वायुदाब की पेटियाँ। देखिए वायुदाब पेटियों का संक्षिप्त वर्णन निम्न में दिया गया है। आप करके विश्वत रेखा निम्न वायुदाब की पेटी निम्न वायुदाब की पेटी जिसको इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। देखिए कम वायुदाब की यह पेटी विश्वत रेखा के दोनों और 5 डिग्री सेल्सियस में फैली हुई कम वायुदाब की इस पेटी को डोलड्रम भी कहते हैं। मौसम के अनुसार यह पेटी उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। देखिए वो उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब की पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में उच्च दाब की पेटियां पाई जाती है। भूमध्य रेखा ऊपर उठी हुई हवा लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री से अक्षांशों के पास नीचे उतरती है जिसका दाब बढ़ जाता है। इस कारण यहाँ पर प्रति चक्रवात की दिशाएं स्थापित हो जाती है जिससे वायुमंडल में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर पवन संचार बहुत कम हो जाता है और इस शांत पवन वाले भाग में आने प्राचीन काल में घोड़ों से लदे जहाजों के संचालन में कठिनाई होती थी। जहाजों का करने के लिए इन अक्षांशों में घोड़ों को रस्सों से बांधकर सागर में छोड़ देते थे। इससे इन अक्षांशों को अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। देखिए उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी देखिए सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। देखिए लगभग 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर दक्षिण में कम वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों से घूमती पृथ्वी पर
देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों से घूमती पृथ्वी पर हल्की हवा दूर जाती है, देखिए जिस कारण उपरोक्त अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटियां विकसित हो जाती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में कम वायुदाब की ये पेटियां एलुसियन, देखिए एलुसियन तथा ग्रीनलैंड के निकट अधिक प्रमुखता से देखी जा सकती है। फिर आपको आगे ध्रुवीय, देखिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी देखिए, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट देखिए, दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में नीचे तापमान के कारण आपको अधिक वायुदाब की पेटियां विकसित होती है। ध्रुवीय ऊंचे भार के कारण इन क्षेत्रों में हवा सूक्ष्म और हल्की गति से चलती है। यहाँ चलने वाले पवनों को ध्रुवीय प्रवाह कहते हैं। देखिए वायुदाब की पेटियों का खिसकना देखिए, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट देखिए, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण उसकी सूर्य से संबंधित स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जिस कारण सभी वायुदाब की पेटियां उत्तर दिशा में खिसक जाती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच आपको हो जाता है। देखिए 21 जून के पश्चात 23 सितंबर को सूर्य की देखिए आपको सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस कारण वायु पेटियां अपनी यथावत स्थिति में आ जाती है। 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस प्रकार शीत ऋतु में वायुदाब की सभी पेटियां दक्षिण को खिसक जाती है। देखिए वायुदाब की पेटियों के खिसकने का मौसम तथा जलवायु पर भारी परिवर्तन पड़ता है। देखिए वायुदाब का मौसमी वितरण देखिए, वायुदाब का मौसमी वितरण क्या है। देखिए वायुदाब के जुलाई एवं जनवरी के महीनों का वायु भार का वितरण 3.17 तथा 3.17 में दिखाया गया हुआ। जुलाई के महीने में आपको मध्य एशिया तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर में उच्च वायुदाब रहता है। जनवरी के महीने उत्तरी गोलार्ध के साइबेरिया तथा उत्तरी अमेरिका के मध्य कनाडा में अधिक वायुदाब विकसित होता है। देखिए इसके विपरीत महासागरों पर कम वायुदाब विकसित होता है। देखिए यहाँ होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, देखिए इसमें आपको देखिए वायुदाब का जुलाई प्रतिरूप यहाँ देखिए, जुलाई के महीने आपको उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म की अवधि होती है और जुलाई के महीने में कई क्षेत्र विशेष रूप से मध्य एशिया, साइबेरिया, भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र एवं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं। देखिए महासागरों पर हवाई द्वीप और प्रशांत महासागर एवं एजोरेस के समुद्र उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास उच्च दबाव दर्ज किए जाते हैं। जुलाई के देखिए यहाँ पर क्या है, जुलाई के महीने में दोनों गोलार्धों में महासागर के ऊपर उच्च दबाव प्रकोष्ठ विकसित होते हैं। देखिए वायुदाब का जनवरी प्रतिरूप देखिए, यहाँ पर चित्र 3.17b में देखा जा सकता है कि जनवरी के महीने में विषुवत रेखा निम्न दबाव विषुवत रेखा के दक्षिण संकीर्ण जोन में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव से दक्षिण को खिसक गया। जनवरी महीने में साइबेरिया में कनाडा में उच्च दबाव दर्ज किया जाता है। देखिए और एलेयूसियन द्वीप समूह एवं आयरलैंड के दायरे निम्न आपको देखिए निम्न दबाव पाया जाता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध के उच्चतर अक्षांशों में उच्च दबाव दर्ज किया जाता है। देखिए वायुमंडल का त्रिकोशिकीय देशांतर देखिए आपको वायुमंडल का त्रिकोशिकीय देशांतर संचार ट्राई सर्कुलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए वायुमंडल को वायु गर्म होकर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित नहीं होती है। देखिए वह तीन कोशिकीय रूप ट्राई सर्कुलर में लंबवत रूप धारण करते। इस प्रकार गर्म वायु विषुवत रेखा से ऊपर उठती है तथा ऊपरी हवाएं धातक और प्रवाहित करती है। इस प्रकार वायुमंडल में 3 कोशिकाएं पाई जाती है। पहले उष्णकटिबंधीय, दूसरा आपको भूमध्य अक्षांश, तीसरा आपको भूध्रुवीय। देखिए यहाँ पर त्रिकोशिकीय त्रिकोशिकीय वायु संचार की संकल्पना सबसे पहले जो देखिए यहाँ पर क्या जॉर्ज हैड्री ने 1735 में प्रस्तुत की थी। उनके अनुसार आपको विषुवत रेखा से वायु गर्म होकर ऊपर जाती है और ध्रुवों पर नीचे उतरती है। देखिए और ध्रुव से ठंडी पवन विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको क्या कि पद के पावेन, देखिए यहाँ पर पावेन 1951 ईस्वी में देखिए हैड्रे की अवधारणा में संशोधन किया। पावेन के अनुसार वायुमंडल में लंबवत रूप से पवन 3 कोशिकाओं के रूप में प्रवाहित होती है, जिसको त्रिकोशिकीय प्रवाह कहते हैं। देखिए हम उष्ण अथवा हेड्रे कोशिका देखिए, ट्रॉपिकल और हेड्रे सेल देखिए, लगभग 30 उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच प्रत्येक गोलार्ध में एक हेड्रे कोशिका होती है। लंदन के वकील और दार्शनिक जॉर्ज हैड्री जिन्होंने 1735 में पवन संचालन की एक समग्र योजना बनाई थी के सम्मान वे हैड्री सेल्स के नाम से जानी जाती है। देखिए अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसन अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसन क्षेत्र में भूमध्य रेखा के पास ठहरने वाली गर्म हवा ध्रुवों की ऊंचाई पर बहते हुए 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों पर नीचे आती है। विशेषकर इन अक्षांशों पर बहुत तीव्र उप उष्णकटिबंधीय दबाव वाले क्षेत्रों के पूर्वी आधे भाग में और फिर पृथ्वी की सतह के पास ध्रुवों की और या भूमध्य रेखा की ओर बहती है। पृथ्वी घूमने के कारण भूमध्य रेखा की ओर बहने वाले पवन अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती है और यह उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। देखिए दक्षिण गोलार्ध में ये
बाईं ओर मुड़ जाती है, जिससे इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है। अब देखिए फेरर कोशिका, देखिए फेरर सेल, देखिए प्रति गोलार्ध मध्य अक्षांश परिसंचरण सेल का नाम फेरर सेल, देखिए विलियम फेरर के नाम पर रखा गया। देखिए वो अमेरिकी थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य अपने आंतरिक काम की खोज की थी। फिर देखिए पढ़ा देखिए आप आंतरिक काम की आपको खोज की थी, जिसमें हमको देखिए ये हुआ। फिर बीम आपकी से देखिए क्या फेरर कोशिका आगे ध्रुवीय, देखिए ध्रुवीय अंश कोशिका 30 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण के मध्य पाई जाती है। सीधे कि इन अक्षांशों में हवा के परिसंचरण तय का उष्ण कटिबंधीय सेल के ठीक विपरीत है। डी देखिए इस सेल में आपको सतही हवा की दिशा ध्रुवों की ओर होती है और कोरियोलिस वर्ग के कारण इनकी हवा अधिकतर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। फिर देखिए ध्रुवीय कोशिका, जिसको पोलर सेल बोलते हैं। वायु के देखिए वायु जो ध्रुवों पर ठंडी हो गई सतह पर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगती है। बी देखिए प्रत्येक गोलार्ध में 50 डिग्री 60 डिग्री अक्षांशों बीच इस हवा में ऊपर उठने की पर्याप्त ऊष्मा और नमी होती है। सीधे देखिए ध्रुवीय हवा निकटवर्ती फेरर सेल की हवा की तुलना में घनी होती है और इसमें आसानी से मिलती नहीं है। फिर यहाँ देखिए आपको एक तालिका दिया गया, देखिए ब्यूफोर्ड विंड स्केल यहाँ पर दिया गया है। आपको इसमें आपको स्केल, आपको पवन नोट्स है, फिर आपको WMO का वर्गीकरण है, फिर आपको पवन के दिखाने वाला प्रभाव, पवन के दिखने वाला प्रभाव, आपको जो धरती पर और जो पानी पर, देखिए उतना डाटा आपको महत्वपूर्ण तो हम नहीं कर सकते ये डाटा। देखिए यहाँ पर क्या इससे उतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको जो है। अब आगे हम देखिए क्या कि हवा की बात है। देखिए पवन चलती हवा है। पवन जो है इसमें आपको देखिए इसमें जो देखो क्या कि देखिए एक इसमें फिर से अगर देखिए ध्रुवीय कोशिका का वो जो सीन था उसको देखिए, ये ध्रुवीय हवा निकटवर्ती फेरर सेल की हवा की तुलना में घनी होती है और इसमें आसानी से मिलती नहीं है। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिए डी देखिए आपको अक्सर देखिए अधिक ऊंचाई पर 50 डिग्री 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर चढ़ने वाली तीसरा सर्किट बनाने के ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। इन सर्किटों को पोलर सेल के नाम से जाना जाता है, पोलन सेल के नाम से जाना जाता है। हवा देखिए पवन चलती हवा जो वातावरण वायु दबाव की भिन्नता कारण होती है। उच्च वायु दाब से हवा निम्न वायु दाब के क्षेत्रों को बढ़ती है। देखिए दबाव में अंतर जितना अधिक होता है हवा उतनी तेज होती है। देखिए हवा दिशा और गति से वर्णित की जाती है। हवा की दिशा इस बात से व्यक्त की जाती है कि हवा किस दिशा से बढ़ रही है। उदाहरण के आपको पूर्वी हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि पश्चिम हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। देखिए हवा की देखिए देखिए आपको क्या पूछा कि पूर्वी हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिमी हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। हवा की गतियों में विभिन्नताएं होती है, जैसे ब्रिज और गाड़ी इस पर आधारित है कि वे कितनी गति से बढ़ सकती है। तो यहाँ इतना महत्वपूर्ण डाटा ये नहीं था जो आपको यहाँ पवन के दिखने प्रभाव और यहाँ पर जो ब्यूफोर्ड विंड स्केल का, तो उसका महत्वपूर्ण डाटा नहीं। आप देखिए इस प्रकार यहाँ पर क्या इस प्रकार 3 बड़े वातावरण परिसंचरण प्रकोष्ठ पर आपको हेडली स्केल, दूसरा आपको फेरर हेडली से, दूसरा आपको फेरर से, तीसरा आपको पोलर से, प्रत्येक गोलार्ध में विद्यमान होते हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ के भीतर वायु परिसंचरण को विषम और तापमान और विषम सूर्य तापमान से शक्ति मिलती है और यह कोरियोलिस प्रभाव से प्रभावित होती है। देखिए पवनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड, देखिए पृथ्वी में चलने वाले पवनों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। आपको अस्थायी पवन जिसको परमानेंट विंड्स बोलते हैं, दूसरा आपको सामयिक पवन पीरियोडिक विंड्स बोलते हैं, तीसरा आपको स्थानीय पवन जिसको हम लोकल विंड्स या चक्रवाती पवन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अस्थायी पवन, देखिए यहाँ पर क्या परमानेंट विंड्स, देखिए इस वर्ग में आपको व्यापारिक प्रति व्यापारिक ध्रुवीय पवनें आती है। देखिए व्यापारिक पवनें देखिए जिसको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। उपोषण अक्षांश पर उपोषण अक्षांशों में विकसित उच्च वायु दाब की पेटी से जो पवनें विषुवत रेखा की डोलड्रम की पेटी को चलती है उसको व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये पवन अधिक नियमितता के साथ महासागरों पर चलती है, जहाँ इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती है। सागर पर इनकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहती है। आमतौर पर व्यापार आयु की औसत गति प्रति घंटे 15 से 30 किलोमीटर के बीच रहती है। देखिए जहाँ पर शांतता बहुत दुर्लभ होती है और खिली धूप की स्थितियाँ समान होती है। देखिए अश्व अक्षांश जिसको हॉर्स और लैटिट्यूड बोलते हैं। उपोषण अक्षांश में एक उच्च भार की पेटी विकसित होती है। इन अक्षांशों में पवन ऊपर से धातु की ओर उतरती है, जिसके कारण इन अक्षांशों में वायुमंडल शांत रहते हैं। इन परिस्थितियों में घोड़े के व्यापारी अपने घोड़ों को रस्सी से बांधकर सागर में छोड़ देते थे ताकि जहाजों का भार हल्का हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या इस कारण इनको अश्व अक्षांश कहते हैं। देखिए दूसरे शब्दों में वे उपोषण कटिबंध उच्च दबाव वाले क्षेत्रों 30 से 35 डिग्री ऐसे ऊपर ध्रुवीय निम्न दबाव क्षेत्रों जैसे 60 से 65 डिग्री की ओर बहने वाली स्थायी हवाएं होती है। देखिए पश्चिमी हवाओं के समान दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। जाड़े के मौसम उत्तर अटलांटिक महासागर दुनिया में किसी भी मौसम की तुलना में समतल सबसे तूफानी क्षेत्र होता है। लेकिन गर्मियों में आपको हवा मौसम कम होता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी हवा पूरे वर्ष जोर से बहते और उन्हें रोलिंग फोर्टिज का नाम दिया गया है। फिर आपको आगे फिर आपको दिया गया है परमाणु विंड्स को 3 भाग में बांटते हैं। परमाणु विंड्स होता है, फिर आपको पीरियोडिक विंड्स या मानसून बोलते हैं, फिर आपको लोकल विंड्स होता है, फिर आपको वैली और विंड्स होता है। मतलब कुल मिलाकर विंड को 4 भागों में आता है। अब देखिए परमानेंट विंड्स में कौन आता है। परमानेंट विंड आपको एंटी ट्रेड विंड्स या वेस्टर्लीज आते हैं, फिर आपको रोलिंग फ्रंटियर्स आते हैं, पोलर ईस्टर लाइन्स आते हैं, ट्रेड विंड्स या ईस्टर लाइन्स आते हैं।
फिर लोकल विंड्स को भी चार 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 भागों में बांटते हैं। फिर आपको क्या सी ब्रीज होता है, लैंड ब्रीज होता है, माउंटेन एंड वैली विंड्स होता है, चिनोक होता है। फिर आपको वेरिएबल विंड्स को देखिए कितने वेरिएबल विंड्स को भी तीन भागों में चार भागों में बांटते हैं, जिसमें आपको साइक्लोन्स होते हैं, एंटी साइक्लोन्स होते हैं, जेट स्ट्रीम होता है और पोलर वर्टेक्स या पोलर साइक्लोन होते हैं। फिर आपको क्या आपका साइक्लोन को दो भागों में बांटते हैं। देखिए क्या एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, एक दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंटी साइक्लोन को तीन भागों में बांटते हैं, कोल्ड एंटी साइक्लोन, हॉट एंटी साइक्लोन और ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन। फिर देखिए जेट स्ट्रीम को तीन भागों में बांटते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम और आर्कटिक या अंटार्कटिक जेट स्ट्रीम होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए आपको क्या गरजता, देखिए गरजता चाय सा जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फोर्टीज या गरजता चाय सा। देखिए 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच के क्षेत्र में व्याप्त पश्चिमी हवा जमीन पर आबादित तरीके से बहती है। इस क्षेत्र को पश्चिमी हवा नियमित रूप से एवं पूरी ताकत से बहती है। विक्षोभ की बारंबारता से तूफान आते हैं, बादल छा जाते हैं और समुद्र अशांत हो उठता है। देखिए जो जहाजानी क्षेत्र के काफ़ी खतरनाक माना जाता है। देखिए इस क्षेत्र में आपको पश्चिमी हवाओं को अक्सर गरजता चाय सा रोलिंग फोर्टीज कहा जाता है। देखिए ध्रुवीय पूर्वी हवा, देखिए पूरा ईस्टर्न लाइन्स देखिए यहाँ पर। देखिए ध्रुवीय पूर्वी हवाएं ध्रुवीय क्षेत्र में आपको 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच बहा करती थी। आमतौर पर कभी कभार होती है और कम तीव्रता वाली होती है। देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी हवाएं विषुवत रेखा की दिशा में बहती है। देखिए ध्रुवीय पूर्वी हवा, देखिए ध्रुवीय पूर्वी हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में काफ़ी सुस्पष्ट होती है और उत्तरी गोलार्ध में दवा एवं वायु की स्थितियाँ इतनी जटिल होती है कि ये ध्रुवीय हवाएं बेहद अनियमित होती है। ठंडी और सूखी होने के कारण ध्रुवीय हवाओं से वर्षा बहुत कम होती है। फिर देखिए आपको प्रति चक्रवाती पवन अथवा पछुआ पवन देखिए एंटी ट्रेड विंड्स और वेस्टर्न लाइन्स देखिए आप उपोषण उच्च वायुदाब से पवनें 60 डिग्री अक्षांश पर विकसित कम वायुदाब की ओर चलती है। इसकी देखिए इनकी दिशा व्यापारिक पवनों के विपरीत होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है तथा दक्षिण और गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। देखिए आपको क्या दक्षिणी गोलार्ध में इनका वेग अधिक होता है, जो जहाँ इनको गरजता चाय सा रोलिंग फोर्टीज कहते हैं। देखिए ध्रुवीय पवन जिसको पोलर विंड्स बोलते हैं। देखिए ध्रुवीय पवन ध्रुवीय क्षेत्रों को 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है। देखिए ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। देखिए जहाँ से शीतोष्ण का कटिबंधीय निम्न दाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं। फिर देखिए आप उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। देखिए सामयिक अथवा मानसून पवन देखिए पीरियोडिक और मानसून विंड्स। देखिए मानसून एक अरबी भाषा का शब्द देखिए जिसका अर्थ आपको मौसम होता है। जलवायु विज्ञान में मानसून उन पवनों को कहते हैं जो हर एक 6 महीने के पश्चात अपनी दिशा में पूर्ण परिवर्तन कर लेती है। देखिए मानसून पवन को 6 महीने सागर से स्थल की होता है, 6 महीने आपको तल से सागर की ओर चलती है। देखिए पृथ्वी मानसून पवन सबसे अधिक नियमितता के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया तथा हिंद महासागर में चलती है। देखिए मानसून पवन की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले हेलिन आपको 1986 में प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार मानसून उत्पत्ति का मुख्य कारण थल एवं जल का था। दूसरे शब्दों में एक ही अक्षांश पर थल तथा दूसरे जल सागर के तापमान में भारी अंतर होता है। इस तापमान की विविधता से कम वायुदाब तथा अधिक वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। देखिए फलस्वरूप पवन अधिक दाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। इस प्रकार आपको मानसून बड़े पैमाने पर जल समीर तथा थल समीर है। गर्मी के मौसम उत्तरी भारत में पंजाब से पेशावर तक एक कम वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। और इसी प्रकार साइबेरिया में बेकाल झील के निकट भी कम वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। देखिए ऐसी परिस्थिति में सागर से तल की ओर पवनें चलने लगती है, जिनको ग्रीष्म ऋतु का मानसून कहते हैं, जिनको ग्रीष्म ऋतु का मानसून कहते हैं। शीतकाल में दूसरे विपरीत तथा उच्च वायुदाब तथा जल पर कम वायुदाब विकसित होता है, जिसके फलस्वरूप पवन थल से सागर की ओर चलने लगती है, जिसको शीत ऋतु अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। फिर आप आगे यहाँ पर है देखिए कि गतिज अवधारणा जिसको बोलते हैं डायनामिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या मानसून की उत्पत्ति के संबंध में यह अवधारणा फ्लोहान ने 1951 ईस्वी में 1951 में प्रतिपादित की थी। इस अवधारणा के अनुसार वायुदाब एवं व्यापारिक पवन पेटियों के मौसम के साथ खिसकने के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन जो भूमध्य रेखा के समीप है अभिसरण के कारण अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण बनता है। इस ITCZ अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण उत्तरी एवं दक्षिणी सीमाएं ITCZ नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एवं SITCZ कराती है। इसके बीच डोल्डम की पेटी है। देखिए 21 जून को जब सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर पड़ती है तब NITCZ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है, जिसका दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र पर प्रभाव रहता है। उच्च तापीय भूमध्य रेखा उत्तरी भारत के मैदान पर स्थापित हो जाती है। लेकिन इस समय हिंद महासागर के दक्षिणी भाग से भी व्यापारिक पवन विषुवत को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है। विषुवत रेखा को पार करने पर व्यापारिक पवन उत्तर पूर्वी दिशा की ओर मुड़ जाती है, जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं।
संक्षेप में देखिए, संक्षेप में आपको फ्लोहन के अनुसार एशिया मानसून का अस्थिर एवं जल के तापक्रम के अंतर के कारण आप नहीं है, वरन ताप के कारण आपको भी उत्पन्न व्यापारिक पवनी एवं वायुदाब की पेटियों के वार्षिक स्थानांतरण के कारण है। देखिए फ्लोहन ने आपको देखिए फ्लोहन ऊपरी वायुमंडल के परिसंचरण जो एशिया के दिखाया किया, जो एशिया के और मानसून का एक जटिल तंत्र बनाता है, पर विचार नहीं किया गया। अतः इस गति विचारधारा को पूर्णतः मानसून की उत्पत्ति की अवधारणा पर नहीं माना जा सकता। देखिए द्वितीय महायुद्ध के पश्चात मौसम संबंधी आंकड़ों की बाढ़ आ गई है। मानसून उत्पत्ति के संबंध में नई अवधारणाओं का प्रतिपादन किया गया है। लेकिन इन अवधारणाओं वायुमंडल परिसंचरण, तिब्बत का पठार, जेट प्रवाह एवं भारतीय उपमहाद्वीप के समीप के क्षेत्रों में अल नीनो के प्रभाव से मानसून की उत्पत्ति बताई गई। इन विद्वानों के अनुसार मानसून उत्पत्ति निम्न बातों से संबंधित पड़ा कि हिमालय एवं तिब्बत का पठार एक भौतिक बाधा एवं ताप स्रोत के उच्च स्तर के रूप में। दूसरा को देखिए क्षोभ मंडल ऊपरी जेट वायु प्रवाह का परिसंचरण। फिर आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए तीसरा आपको देखिए एशिया के विस्तृत स्तर एवं हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के क्षेत्रों के तापमान एवं शीतलन की विभिन्नता। फिर आपको पांचवा देखिए दक्षिणी प्रशांत एवं हिंद महासागर में अल नीनो की मौजूदगी। फिर देखिए मानसून, देखिए आपको यहाँ पर जो है मानसूनी जलवायु की विशेषता, देखिए मानसूनी जलवायु की विशिष्ट देखिए मानसूनी जलवायु की विशिष्ट विशेषता भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। भारत में एक वर्ष को निम्न ऋतु में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम शीत ऋतु जनवरी फरवरी तथा ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई। फिर आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम वर्षा ऋतु जून से सितंबर। फिर आपको देखिए मानसून वापसी की ऋतु अक्टूबर से दिसंबर। फिर आपको स्थानीय पवनी देखिए लोकल विंड्स, देखिए आप देखिए स्थानीय पवनी किसी विशेष क्षेत्र में चलती है। इनकी उत्पत्ति स्थानीय वायुदाब की विविधता, आर्द्रता तथा तापमान के कारण होती है। देखिए कहीं इनकी उत्पत्ति भौतिक अवरोधों, पर्वत इत्यादि के कारण भी होती है। देखिए स्थानीय पवनों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी उनमें से कुछ मौसम विज्ञान के लिए अत्यंत अरुचिकर क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित करती है। और कुछ प्रमुख स्थानीय पवनों का संक्षिप्त वर्णन निम्न में दिया गया। जल समील या थल समील, देखिए सी ब्रिज या लैंड ब्रिज, देखिए जल समील तथा थल समील उष्ण कटिबंध के तटीय भागों में प्रवाहित होती है। इनकी दिशा में प्रत्येक 12 घंटे के पश्चात पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण थल एवं जल के तापमान की विविधता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए इसमें जो आपको है, देखिए आपको क्या जल समील, देखिए जिसको हम जल समील को अंग्रेजी में बोलते हैं लैंड ब्रिज बोलते हैं। देखिए दिन के समय आपको सागर की तुलना में तटीय धरातल का तापमान अधिक हो, दिन के समय आपको सागर की तुलना में तटीय धरातल का तापमान अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपको थल पर कम वायुदाब तथा सागर पर अधिक वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सागर से थल की ओर पवन चलने लगती है, जिसको जल समील कहते हैं। फिर अस्थिर समील को लैंड ब्रिज बोलते हैं। देखिए सूर्य अस्त होने के पश्चात विकिरण के कारण धरातल सागर की तुलना में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार स्तर अधिक वायुदाब तथा सागर कम वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप आधी रात के पश्चात पवन स्तर से सागर की ओर चलने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको आधी रात के पश्चात पवन स्थल से सागर की ओर चलने लगती है, जिसको थल समील कहते हैं। देखिए जल समील स्थल समील का सागर के तट पर रहने वाले मछुआरे के जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। आधी रात के पश्चात जब स्थल से सागर की ओर पवन चलती है तो मछुआरे मछली के सागर की ओर प्रस्थान करते हैं और दिन के लगभग 12 बजे जब सागर से थल की ओर पवन चलती है तो ये अपना कार्य समाप्त करके घरों को लौटते हैं। जल समील का श्रमिकों की कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। एक सर्वेक्षण अनुसार सारे तटों पर मजदूरों की कार्य क्षमता जल समील आने के पश्चात बढ़ जाती है। तटों पर पाए जाने वाले नारियल के बगीचों पर भी जल समील का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, देखिए आपको देखिए पवन तथा घाटी समील, देखिए माउंटेन, देखिए पर्वत तथा घाटी समील, देखिए माउंटेन एंड द वैली ब्रिज, देखिए आपको देखिए पर्वत तथा घाटी समील भी स्थानीय पवने हैं। देखिए पर्वत तथा घाटी समील भी स्थानीय पवने हैं जो प्रत्येक 12 घंटे के पश्चात अपनी दिशा में पूर्ण परिवर्तन कर लेती है। रात के समय आपको पर्वतीय घाटियों के निचले भाग में अधिक तापमान का आपको हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तथा उसके स्थान पर ढलान के सहारे पवन शिखर से घाटी की ओर चढ़ने लगती है। दिन के समय इसके विपरीत वायुदाब की परिस्थिति उत्पन्न होती है। देखिए शिखर पर कम वायुदाब घाटी में अधिक वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। देखिए परिणाम स्वरूप दिन के समय घाटी से शिखर की ओर हवा चलती है, जिसको घाटी समील कहते हैं। देखिए चिनूक तथा फोहन की बात, देखिए चिनूक शब्द रेड इंडियन की भाषा है जिसका अर्थ बर्फ पिघलाने वाले पवन से। देखिए चिनूक पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलती है। देखिए इसके चलने का समय दिसंबर से मार्च के महीने में है। पर्वत के पूर्वी ढलान पर उतरती ढलान पर उतरती पवन का तापमान बढ़ता जाता है। कभी कभी तापमान में तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है।
फिर देखिए आपको शून्य से ऊपर तापमान होने के कारण शून्य से ऊपर तापमान होने के कारण को धरती पर पड़ी बर्फ पिघल जाती है। बर्फ के देखिए बर्फ के नीचे से चारागाह निकल आते हैं, जिसका काम को मानव समाज को राहत तथा पशुओं को चारागाहों में आपको घास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। देखिए आपको आल्प्स पर्वत से जमीन आल्प्स पर्वत से जमीन जर्मनी में आल्प्स पर्वत से आपको जर्मनी में आपको उतरने वाली पवनों को फोन कहते हैं। इनकी विशेषताएं चिनूक पवनों से मिलती है। देखिए जो दक्षिणी जर्मन की बर्फ को पिघलाने में सहायक होती है। इस गर्म पवनों को एक दिन में 15 सेंटीमीटर बर्फ की तरफ इस गर्म पवनों से एक दिन में 15 सेंटीमीटर बर्फ की परत पिघल जाती है। कुछ अन्य प्रमुख तालिका पवनों की मुख्य विशेषताएं तालिका आपको दी गई है। देखिए यहाँ प्रमुख स्थानीय प्रमुख विशेषता देखिए यहाँ पर प्रमुख स्थानीय पवनों की आपको जो विशेषताएं आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए आपको इसमें आपको देखिए कुछ आपको पवन की विशेषता आपको है। तो ये इसमें देखिए क्या कि बोरा का जो बोरा देखिए एडियाटिक तट पर आपको बोरा पवन जो है उसकी विशेषता क्या, आपको उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली ठंडी तेज गति से चलने वाले स्थानीय पवन शीतकाल में लगभग 36 दिन चलती है। कभी कभी इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। फिर देखिए रॉकी पर्वत के पूरी ढलान पर चिनूक पवन जो है देखिए आपको गर्म स्थान देखिए क्या गर्म स्थान पर देखिए क्या गर्म स्थान पवन जिसके तापमान अकस्मात 10 डिग्री से 20 डिग्री तक वृद्धि हो जाती है। इनकी सापेक्षिक आर्द्रता केवल 10 डिग्री तक रह जाती है। इनके चलने पर बर्फ की परतें तेजी से पिघल जाती है। फिर देखिए आपको भूमध्य देखिए क्या भूमध्य देखिए पूर्वी भूमध्य सागर पर आपको इटेजियन पवन आपको सर्द सूक्ष्म पवन जो ग्रीष्मकाल तथा पतझड़ के मौसम में चलती है। फिर आल्प्स के उत्तरी ढलान पर फोन पवन जो है इनकी तुलना आपको चिनूक पवन से की जाती है। सामान्यतः शीत ऋतु के अंत तथा बसंत ऋतु में चलती है बसंत ऋतु में आपको चलती है। फिर आपको आगे देखिए आपको क्या देखिए सूडान में आपको सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भाग में आपको हबू अरबी भाषा का शब्द पवन देखिए आपको हबू पवन देखिए उष्ण आर्द्र स्थानीय पवन एक वर्ष में लगभग 24 दिन चलती है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या पश्चिमी अफ्रीका में हरमटन पवन जो है इसमें क्या देखिए आपको देखिए उष्ण शुष्क स्थानीय पवन उष्ण शुक्र। फिर आपको देखिए यहाँ पर उष्ण शुक्र देखिए यहाँ पर क्या उष्ण शुष्क स्थानीय पवन जिसमें धूल की मात्रा अधिक होती है। इसकी वजह से पूर्वी अफ्रीका देशों की अधिक आर्द्रता को यह पवन सूख रहती है, जिसके कारण मौसम सुहावना हो जाता है। इस पवन की से विशेषता कारण इनको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। देखिए उत्तरी अफ्रीका अरब प्रायद्वीप आपको खमसीन पवन देखिए आपको उष्ण शुष्क स्थानीय पवन जो लगभग 50 दिन ग्रीष्म काल में चलती है। कभी कभी खमसीन पवन का तापमान 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक हो जाता है। देखिए लीबिया में चलने वाली गिबली स्पेन की लवचे सिरोको बीसी पर स्थान पवन है। देखिए पूर्वी भूमध्य सागर देखिए आपको जिब्राल्टर दक्षिण स्पेन में चलने वाले स्थानीय पवन यह पवन आपको शरद ऋतु के आरंभ में चलती है। तेज गति से चलने वाली इस ठंडी पवन के चलने पर कोहरा भी पड़ता है। देखिए फ्रांस की राइन नदी घाटी में चलने वाला पवन देखिए आपको जिसको मिस्टार बोलते हैं। देखिए शीतकाल में उत्तर दक्षिण को चलने वाली मिस्टार की गति कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। इसके आने पर कभी घना कोहरा पड़ता है। फिर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य मैक्सिको के खाड़ी का तट देखिए जिसको हम नॉर्थर बोलते हैं। देखिए शीतकाल में आपको उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली ठंडी पवन जिससे तापमान में भारी गिरावट आती है। फिर देखिए दक्षिण अमेरिका के पेम्पास या पेम्पोर पवन देखिए इनकी तुलना उत्तरी गोलार्ध की नॉर्दर से की जाती है। यह ठंडी देखिए ठंडी पवन तापमान में भारी गिरावट लाती है। देखिए फिर अर्जेंटीना की जोंडा पवन देखिए यहाँ पर गर्म शुष्क स्थानीय पवन जो अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के पंपाज घास के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलती है। देखिए जिनके घास मैदानों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, चारागाह सूख जाते हैं तथा चारे का अभाव होता है। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए यहाँ फिर आपको देखिए परिवर्तनीय पवन देखिए वेरिएबल विंड्स देखिए यहाँ पर जो हवा प्रत्येक कुछ घंटों के बाद अपनी दिशा बदल लेती है उन्हें परिवर्तनीय हवा कहते हैं। परिवर्तनीय हवाओं में चक्रवाती प्रति चक्रवाती हवाएं शामिल होती है। देखिए चक्रवात साइक्लोन देखिए सामान्य चक्रवात कम वायु दाब के क्षेत्र को कहते हैं। देखिए इस कम वायु दाब के चारों ओर अधिक वायु भारी होती है। अधिक वायु भारी होती है। देखिए अधिक वायु दाब से कम वायु दाब और पवन चलती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। देखिए चक्रवातों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा आपको देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखिए। इसमें आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखिए जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपको मध्य अक्षांशों में चलते हैं। देखिए इनकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड के निकट उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत महासागर हमको एलुसियन देखिए यहाँ पर क्या एलुसियन द्वीपों के दक्षिण में होती है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में भी इनकी उत्पत्ति 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में होती है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में इनकी आवर्तता नियमित अधिक होती है। अब वातावरण की बात वातावरण अंग्रेजी फ्रंट बोलते हैं। वायु राशि अगले भाग को वातावरण कहते हैं। वातावरण को 3 वर्गों में
विभाजित किया जा सकता है। पहला देखिए आपको क्या ये देखिए आपको शीत वातावरण देखिए आपको कोल्ड फ्रंट देखिए ठंडी वायु राशि अगले भाग को शीत वातावरण कहते हैं। देखिए शीत वातावरण को मौसम मानचित्र पर त्रिभुजाकार नोक को स्पाइक्स के द्वारा दिखाया जाता है। देखिए शीत वातावरण की गति गर्म वायु राशि की तुलना में अधिक होती है। देखिए उष्ण वातावरण वार्म फ्रंट देखिए उष्ण वातावरण के अगले भाग को अर्धवृत्त के द्वारा दिखाया जाता है, जो गति की दिशा की ओर बने हुए होते हैं। देखिए उष्ण वातावरण की गति ठंडे वातावरण की गति की तुलना में कम होती है। देखिए यहाँ पर क्या अवरुद्ध अथवा मिश्रित वातावरण देखिए अवरुद्ध अथवा मिश्रित वातावरण जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट ऊपर देखिए ऊपर उठती उष्ण वातावरण था उसके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ठंडे वातावरण जब एक दूसरे में मिश्रित हो जाए तो उसको अवरुद्ध वातावरण कहते हैं। फिर देखिए आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति देखिए साइक्लोजेनेसिस देखिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति को साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। देखिए साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। देखिए सामान्यतः एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में 3 दिन से लेकर 10 दिन तक का समय लग सकता है। यहाँ पे आपको हम देखें क्या है कि देखिए ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत जिसको पोलर फ्रंट थ्योरी बोलते हैं, एक आगे बढ़ती हुई वायु का अगला सिरा वातावरण कहलाता है। देखिए 20वीं शताब्दी के प्रथम व चतुर्थांश में नॉर्वे के मौसम विशेषज्ञ बिरकसन ने और उसके पुत्र जैकब बिरकनेस ने शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति का ध्रुवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत मौसम की पूर्व सूचना देने और मौसम की व्याख्या भविष्यवाणी के उपयोगी सिद्ध हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार किसी शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति निम्न 6 चरणों में आपको प्रथम चरण स्टेज 1 देखिए इस अवस्था में उष्ण वायु राशि तथा ठंडी वायु राशि एक दूसरे के समांतर स्थित होती है और वायुमंडल लगभग शांत होता है। देखिए दूसरा चरण जिसको बोलते हैं स्टेज 2 बोलते हैं। इसके देखिए इसको चक्रवात की आरंभिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में उष्ण वायु राशि ऊपर उठने लगती है तथा ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को अग्रसर होती है। देखिए तीसरा चरण देखिए जिसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। देखिए यह चक्रवात वायु देखिए यह चक्रवात की वायु अवस्थिति कहलाती है। इस अवस्था में चक्रवात की वायु भार रेखाएं वृत्ताकार होने लगती है। देखिए चौथा चरण को स्टेज 4 देखिए इस अवस्था में गर्म तथा वायु ठंडी वायु राशि एक दूसरे के निकट आ जाती है। पांचवा चरण अवस्था की आप स्टेज 5 देखिए इस अवस्था में गर्म तथा ठंडी वायु राशि मिश्रित हो जाती है। फिर छठा चरण जिसको स्टेज 6 बोलते हैं। इस अवस्था में उष्ण सेक्टर पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है और चक्रवात पूर्ण रूप से विकसित होकर आगे बढ़ने लगता है। फिर देखिए आपको शीतोष्ण चक्रवात की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्परेचर साइक्लोन देखिए यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात की संभार रेखाएं लगभग अंडाकार होती है। फिर दूसरा आपको देखिए शीतोष्ण चक्रवात का विस्तार 1600 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। कभी कभी एक ही चक्रवात पूरे यूरोप पर फैला हुआ रहता होता है। फिर आपको तीसरा देखिए शीतोष्ण चक्रवात स्थिर हो सकते हैं तथा 900 से 1000 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से गतिमान हो सकते हैं। देखिए चौथा इनकी उत्पत्ति को महासागर उन क्षेत्रों में होती है जहाँ उष्ण कटिबंधीय वायु शीत कटिबंधीय वायु से मिलती है। देखिए इनकी सामान्य दिशा उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। देखिए प्रत्येक शीतोष्ण चक्रवात की गति भिन्न होती है। देखिए परंतु अधिकतर चक्रवात 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ती है। इनसे देखिए इनसे हल्की वर्षा फुहार के रूप में होती है। कभी कभी तेज बौछार पड़ती है। देखिए 8वां वर्षा को कोहरा का मौसम बना रहता है। देखिए 9वां चक्रवात के अंतिम भाग में बिजली की चमक तथा बादल गरज कड़क होती है। देखिए 10वां झंझा और तैत के पश्चात मौसम साफ हो जाता है, आकाश नीला हो जाता है, प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आपको स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आपको आगे शीतोष्ण चक्रवात के मौसम वेदर एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन देखिए शीतोष्ण चक्रवात के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार का मौसम में वर्षा होती है। कि पश्चिम की दिशा से आने वाले चक्रवात जब निकट आ जाता है तो वायु दाब गिरने लगता है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल हेलो स्थापित हो जाता है। तत्पश्चात जैसे चक्रवात करीब आता है तापमान बढ़ने लगता है, वायु की दिशा बदलकर दक्षिण पूर्व से आने लगती है, बादल ऊंचाई कम होने लगती है, हल्की वर्षा आरंभ हो जाती है। देखिए उस वातावरण के आने पर घने काले बादल देखिए निम्बस क्लाउड आकाश छा जाती है, वर्षा मंद गति से विस्तृत क्षेत्र पर होने लगती है। इसके पहले तापमान गिरावट आती है। देखिए वर्षा की बौछार तेज हो जाती है। इसके पहले बादलों में गरज चमक थंडर एंड लाइटिंग होती है। इस प्रकार का मौसम चक्रवात के अंत तक का संकेत देता है। इस प्रकार से मौसम साफ हो जाता है तब प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए इमेज आपको दिया गया। इसमें आपको देखिए ये आपको इमेज है प्रिंसिपल पाथ आपको आगे देखिए शीतोष्ण चक्रवातों का भौगोलिक वितरण देखिए आपको शीतोष्ण चक्रवातों का भौगोलिक वितरण देखिए आपको जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन देखिए शीतोष्ण चक्रवात का वितरण आपको 3.29 में दिखाया फिगर 3.30 में दिखाया गया है। सामान्यतः आपको शीतोष्ण चक्रवात 40 डिग्री 60 डिग्री अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। इनकी बारंबारता दक्षिणी गोलार्ध अक्षांशों के बीच सबसे अधिक होती है। मोस्टली देखिए मौसम परिवर्तन के साथ इनके मार्ग में भी परिवर्तन होता रहता है। शीतोष्ण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा देता है, जिसका मुख्य कारण आपको जल तथा थल का आसमान वितरण है। दक्षिणी गोलार्ध में सागर का क्षेत्र अधिक है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक निम्न वायु भार का तंत्र है जो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में विकसित होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तर से मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर फैला हुआ है। दुनिया भर में हर साल लगभग 80 उष्णकटिबंधीय या तेज तूफान आते रहते हैं। अधिकांश उष्ण चक्रवात डोल्डम की पेटी के उत्तर तथा दक्षिण में विकसित होते हैं। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या उत्पत्ति ओरिजिन देखिए यहाँ पर, वो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व की उष्मा एवं आर्द्रता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। इसमें निम्न भार वायु राशियाँ नहीं होती, बल्कि सागर स्तर से कई सौ मीटर की ऊंचाइयों तक एक ही प्रकार का तापमान, आर्द्रता तथा वायु राशियाँ होती है। फिर उत्पत्ति ने दिखाया एक उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के लिए गर्म निम्न मौसमी दशाओं की आवश्यकता होती है। पहले कि गर्म एवं आर्द्र वायु की निरंतर आपूर्ति होना चाहिए। दूसरा आपको देखिए निम्न अक्षांशों में सागर की सतह का तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। फिर तीसरा आपको वायुमंडल शांत होना चाहिए। चौथा आपको सागर स्तर से 9 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक प्रति चक्रवात प्रभाव होना चाहिए, जिससे वायु के ऊपर की ओर संचार तेज गति से होता है। कोरिया के प्रभाव के कारण व्यापारिक मंद गति उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है। फिर एक उष्ण चक्रवात की प्रमुख विशेषता देखिए आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए। उष्ण चक्रवात की मुख्य विशेषता निम्न है। पहला आपको देखिए क्या वायु भार रेखाओं का आकार वृत्ताकार होता है। चक्रवात का व्यास 150 से 300 किलोमीटर आपको होता है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए इसमें देखिए तीसरा आपको चक्रवात के केंद्रीय भाग को चक्रवात की आंख कहते हैं। इनमें बताया फ्रंट्स नहीं होते हैं, वाष्पीकरण के कारण इसमें भारी मात्रा में विनिहित उष्मा लेटेंट हीट होती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए इसमें आपको देखिए क्या कि इनकी रफ्तार को 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। फिर इनकी उत्पत्ति आपको पतझड़ के मौसम में आपको होती है। इनमें प्रमुख रूप से मुकुटधारी काले बादल पाए जाते हैं। देखिए कमुलस या निम्बस बादल छाए जाते हैं। इनसे मूसलाधार वर्षा होती है। इनको विनाशात्मक माना जाता है। उष्ण चक्रवातों को निम्न नामों से जाना जाता है। टाइफून तूफान चीन में, टेफू जापान में, बेजू फिलीपींस में, हैरिकेन कैरिबियन सागर में, विली भी ऑस्ट्रेलिया में, चक्रवात बादल की खाड़ी अरब सागर तक हिंद महासागर में। उष्ण चक्रवात की संरचना देखिए। उष्ण चक्रवात की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए। उष्ण चक्रवात की आंख कहते हैं। उष्ण चक्रवात की आंख कहते हैं। देखिए उस चक्रवात को आंख देखिए चक्रवात के केंद्रीय भाग को चक्रवात का आंख कहते हैं। देखो वहाँ पर उष्ण चक्रवात आंख कहते हैं। उष्ण चक्रवात के केंद्रीय भाग को चक्रवात का आंख का विस्तार। चक्रवात के केंद्रीय भाग को चक्रवात का आंख का विस्तार या व्यास 20 से 50 किलोमीटर तक होता है। चक्रवात के केंद्रीय भाग में पवन की गति मंद होती है। इस भाग में प्राय बादल नहीं होते। केंद्रीय भाग आंख के चारों ओर अधिक वर्षा होती है और इसी के निकट पवन गति सबसे अधिक होती है। उस चक्रवात में काली घटा पेटियों के रूप में चक्र खाती हुई आगे की ओर बढ़ती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्र हिस्सा जब कपासी वर्षा मेघों की दीवारों को घिरा था। अधिकतम वायु गतियां हमेशा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र के समीप रिकॉर्ड की जाती है। इसके अतिरिक्त सबसे भारी वर्षा इस क्षेत्र के दायरे में रिकॉर्ड की जाती है। जब वर्षा व्यावहारिक रूप से बंद हो जाती है तो आई वॉल से केंद्र की तरफ हवा समान गति से कम हो जाती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात जान मार की हानि कर सकता है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बहने वाली विंध्यास्पद हवाएं अपने आप में इसका प्रमाण है। प्रमाण है। देखिए बेगवान वर्षा से भीषण बाढ़ आ सकती है। जब तूफान भूमि की तरफ बढ़ता है लेकिन सबसे बड़ा खतरा तूफान के बढ़ने में निहित होता है। जब तूफान की वजह से पानी का बड़ा हिस्सा जमीन पर चला जाता है जिससे समुद्र का अतिक्रमण भी कहा जाता है। कई बार 12 मीटर ऊंचाई वाली समुद्री लहरें उठ सकती है। फिर आपको यहाँ देखिए टॉर्नेडो की बात आपके यहाँ पर है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।